जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पंकज IAS के यूट्यूब चैनल पे। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो वह BPSC शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का चल रहा है और इसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। तो हमने 1857 के विद्रोह में क्या क्या देख लिया। तो हमने 57 के विद्रोह में उसके कारण को देख लिया कि विद्रोह जो है वह किस कारण से भड़का, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ी, विद्रोह भड़क उठा। फिर हमने उसका विस्तार देखा कि भारत के किन किन क्षेत्रों में इस विद्रोह का विस्तार हुआ है, किस तरह से जो विद्रोह बंगाल में बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो विरोध, वह विरोध फिर मेरठ होते हुए दिल्ली, लखनऊ, कानपुर होते हुए विभिन्न क्षेत्रों में जो फैला वह किस प्रकार फैला और किस प्रकार जो विद्रोह के प्रमुख नेता थे उनको वीरगति प्राप्त हुई या फिर वो उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद हमने इसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया कि वास्तव में यह जो विद्रोह था इसका स्वरूप क्या था, विद्रोह किस तरह का था। विभिन्न विद्वानों, विभिन्न इतिहासकारों के बीच जो मतभेद है, हम लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया कि यह विद्रोह का स्वरूप कैसा था और विद्वानों की जो कही गई बातें थी हमने उनका भी मूल्यांकन किया कि क्या वह बातें किस कसौटी पर कही गई है और इस विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में वह जो कथन है इतिहासकारों का वह कहाँ तक सत्य है। तो इन सारी चीज़ों को हमने देख रखा है। अब आज हम बात करेंगे विद्रोह की असफलता के कारणों पर। यह जो विद्रोह असफल हुआ तो आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से यह विद्रोह असफल हो गया, यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया। तो इसमें जो पहला बिंदु है वह क्या है, तो वह है संगठन का अभाव। संगठन का अभाव। हमने क्या देखा कि यह जो कोई भी विद्रोह होता है या फिर कोई भी जो कार्य किया जाता है, जब तक वह संगठित रूप से न किया जाए तब तक उसके पूर्ण होने की संभावना, तब तक उसके सफल होने की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है। क्लियर है। लेकिन जब हम इस विद्रोह को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यह विद्रोह कहीं भी संगठित रूप से नहीं था। जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे नेता उभरे, बहुत सारे इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, तो उन लीडरों ने अगर एक जगह बैठ करके कोई एक संगठन बना लिया होता और फिर उस संगठन के द्वारा, उस संगठन के मार्फत से विद्रोह का संचालन होता तो शायद इसकी दशा दिशा कुछ और होती, शायद आज हम इतिहास में कुछ और पढ़ रहे होते। तो संगठन की कमी ने भी इस विद्रोह को असफल बना दिया। फिर बात करते हैं ठोस कार्य योजना का भी अभाव था। अब चूंकि संगठन ही नहीं है तो कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनी। जैसे आज अगर बिहार की प्रगति चाहिए या फिर बिहार की तरक्की के लिए क्या किया जाता है, हम नेताओं को चुनते हैं, नेता विधानसभा में बैठते हैं और फिर वहाँ पर ठोस कार्य योजना बनाई जाती है संपूर्ण क्षेत्र के लिए और फिर उसको क्रियान्वित किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक व्यक्ति उठता है कि यहाँ सड़क बना देना, यहाँ पुल बना देना, इस तरह से कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी वही चीज़ था, चूँकि संगठन था नहीं। अब जब संगठन नहीं है तो कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। किसी को पेंशन चाहिए, किसी को अपना राज्य चाहिए, किसी को अपनी जमींदारी चाहिए। तो कुल मिलाकर के न संगठन है न कोई ठोस कार्य योजना है। तो इस वजह से भी यह विद्रोह असफल हो गया। फिर जो भारत के बहुत सारे महत्वपूर्ण वर्ग थे, ये बहुत सारे जो महत्वपूर्ण वर्ग थे, इन वर्गों का भी साथ नहीं मिला। जमींदारों ने साथ नहीं दिया, देसी राजाओं ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। आपने पढ़ा होगा कि जो मैक्सिमम राजे रजवाड़े थे वो अंग्रेजों के साथ थे और उन्होंने विद्रोह का दमन करने में धन और सेना हर तरह से ब्रिटिशर्स की मदद की। कुछ जो सामान्य नागरिक थे, व्यापारी वर्ग थे, उन्होंने भी सिर्फ भावनात्मक रूप से सहानुभूति के तौर पर विद्रोहियों का साथ दिया, खुल करके कोई विद्रोहियों के साथ नहीं आ पाया। तो जब एक व्यापक पैमाने पर विद्रोहियों को समर्थन नहीं मिला तो इस वजह से भी यह विद्रोह असफल हो गया। फिर यह जो विद्रोह था यह बिल्कुल सीमित क्षेत्र में फैला हुआ था। सीमित क्षेत्र कहने का मतलब कि उत्तरी भारत के कुछ एक हिस्से को छोड़ दें तो बाकी जो बड़े बड़े राज्य थे और शेष भारत था वहाँ पर यह विद्रोह पहुँच ही नहीं पाया। जैसे बंगाल में यह विद्रोह नहीं फैला, उड़ीसा में भी बहुत बढ़िया स्तर से नहीं फैल पाया, पंजाब में बिल्कुल भी नहीं। फिर आप देखते हैं दक्षिण भारत ऑलमोस्ट इससे अछूता रह गया इस विद्रोह से।
तो कुल मिलाकर के यह विद्रोह जो है वह बिल्कुल सीमित क्षेत्रों में फैला, बिहार के हिस्से में और उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम हिस्से में और फिर थोड़ी सी दिल्ली, इन्हीं तीनों क्षेत्रों में यह विद्रोह फैल पाया और बाकी भारत का जो हिस्सा है इससे अछूता रहा। तो इस वजह से भी यह विद्रोह जो है वह असफल हो गया। फिर राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था। अब चूंकि अभी तक कोई राष्ट्र बन ही नहीं पाया था तो राष्ट्रीय भावना की कोई बात होगी ही नहीं। जब राष्ट्र ही नहीं है तो राष्ट्रीय भावना कहाँ से आएगी? राष्ट्रीय भावना के लिए पहले लोगों को एक सूत्र में बंधना होता है, एक झंडे के नीचे आना होता है, एक कानून से निर्देशित होना पड़ता है, तभी तो राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। जब हमको ये ही नहीं पता है कि हम इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग दोनों एक हैं, तब तक राष्ट्रीय भावना का विकास हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय भावना जैसी कोई बात थी नहीं, सीमित क्षेत्रों के लिए विद्रोह हो रहे थे। फिर सीमित संसाधन। अब चूंकि कंपनी के पास असीमित संसाधन थे, कंपनी ने अभी तक जो भारत के साथ व्यापार किया, भारत को जो निचोड़ा, तो कंपनी के पास असीमित संसाधन, और फिर कंपनी को देसी रियासतों से भी मदद मिल रही है, ज़मींदारों से भी मदद मिल रही है, जबकि जो विद्रोही हैं थोड़े से हैं और इनको कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, इनको कहीं से कोई हथियार नहीं मिल रहे हैं। तो कोई भी विद्रोह बिना धन और बिना हथियार के तो नहीं जीता जाता है। अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार और विद्रोहियों के पास वही पुराने हथियार, तो इस वजह से भी यह विद्रोह असफल हो गया। कुल मिलाकर के ये 5-6 कारण हैं जिसकी वजह से यह विद्रोह जो है वह असफल हो गया। आपने देखा कि जो देसी राजे रजवाड़े थे उन्होंने भी मैक्सिमम अंग्रेज़ों का ही साथ दिया और अंग्रेज़ों के साथ देने की वजह से ही यह विद्रोह असफल हो गया। नहीं तो जैसे ग्वालियर जैसा बड़ा राज्य, सिंधिया जैसे बड़े नेता, अगर इन सारे लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। तो ये कुछ कारण थे, 5-6 कारण, जिसकी वजह से यह विद्रोह असफल हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं हम विद्रोह के परिणामों की। ये तो क्लियर है कि विद्रोह जो है वह असफल हो गया, लेकिन अगर हम तात्कालिक तौर पर देखें तो विद्रोह को हम बिल्कुल असफल मान सकते हैं कि इसका कोई इमीडिएट परिणाम नहीं निकला, इसका कोई इमीडिएट परिणाम भारत के पक्ष में नहीं आया। लेकिन अगर हम इसके दूरगामी परिणामों की बात करें तो इसके बहुत सारे परिणाम आते हैं और इसके बहुत सारे परिणाम जिसकी वजह से भारत में बहुत सारी चीज़ों का विकास हो पाया। तो सबसे पहला, कंपनी की सत्ता का अंत हो गया। आपको पता होगा कि इसी विद्रोह के बाद महारानी का घोषणा पत्र आता है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है विक्टोरिया का घोषणा पत्र, और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 अधिनियम पारित होता है और उसी में यह घोषणा की जाती है कि अब जो देसी रियासतें जिनकी जो स्थिति है वह वैसे ही रहेगी, ब्रिटिश प्रसार का अंत हो जाएगा। अब जो है ब्रिटिश भारत में अपना प्रसार नहीं करेंगे, सिर्फ शासन करेंगे, किसी राज्य को अपने अधीन नहीं लेंगे। ठीक है, तो कैनिंग के द्वारा रानी का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1858 आ जाता है। यहाँ पर आपको पता होगा कभी तक जो भारत का शासन चल रहा था वो कैसे चल रहा था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके अब जो है वह यह अधिकार भारत सचिव नाम का एक पद सृजित किया गया, उस भारत सचिव को दे दिया गया भारत में शासन करने का अधिकार। और यह जो अधिकार था भारत में शासन करने का, भारत सचिव को दे दिया गया। यह नया पद सृजित किया गया भारत राज्य सचिव का, और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। अब भारत का शासन किसके हाथ में चला गया, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अब ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि एक भारत सचिव नाम का पद सृजित किया, और यह जो भारत सचिव का पद था इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय कमेटी बना दी गई जिसको नाम दिया गया इंडिया काउंसिल, और इसके द्वारा जो है अब शासन किया जाने लगा। ठीक है, फिर यहीं पर आप देखते हैं कि भारत का जो अभी तक गवर्नर जनरल कहलाता था,
अभी तक भारत में गवर्नर जनरल कहलाता था, लेकिन इसी अधिनियम के बाद उसको कर दिया गया भारत का वायसराय। उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और आपको पता होगा कि कैनिंग जो है, कैनिंग वह भारत का पहला वायसराय बना। कैनिंग जो है वह भारत का पहला वायसराय बना। फिर कुछ सुधार किए गए सेना में भी, चूंकि यह जो विद्रोह हुआ तो सेना की वजह से ही विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो सेना में भी सुधार किया गया। चूंकि अभी तक भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा थी सेना में और यूरोपियों की संख्या बहुत कम थी, तो उसको सुधार के लिए एक पील आयोग गठित किया गया। सेना में सुधार के लिए एक पील आयोग गठित किया गया और पील आयोग की सिफारिशों को इसमें लागू किया गया। इसमें क्या किया गया कि बंगाल में जो भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात था वह 1:2 कर दिया गया। 1:2 यानी कि 1 यूरोपीय 2 भारतीय। सेना में संख्या इतनी कर दी गई कि 1 यूरोपीय पर 2 भारतीय हो, बस इतना ही। और फिर मद्रास में और बम्बई में जो यह अनुपात है यह 2:5 कर दिया गया। तो सेना में चेंज कर दिया गया, सेना में बदलाव हो गया। और फिर सेना का जो महत्वपूर्ण पद था, यानी कि जो ऊपरी स्तर का पद था और तोपखाने का जो ऊपरी लेवल का पद था, वह सारे के सारे पद यूरोपियों के लिए आरक्षित कर दिए गए। और इसी की वजह से आप देखते हैं कि 1914 तक कोई भी भारतीय जो है वह सेना में सूबेदार के पद से ऊपर नहीं पहुंच पाया। 1914 तक जो कोई भारतीय सेना में मैक्सिमम पद पे पहुंच सकता था वह था सूबेदार। 1914 के बाद यह स्थिति थोड़ी सी बदलती है और फिर भारतीयों को भी थोड़ा सा ऊंचा पद मिलने लगता है। ठीक है, तो ये रहे इसके कुछ परिणाम। इस आंदोलन के 1857 के विद्रोह के कुछ परिणाम जो हैं वो आपके सामने रहे। ठीक है, सवाल जनरली यहीं से पूछा जाता है। अब आते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका महत्व देखते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या था। कारण परिणाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है इसका महत्व। आपने देखा कि असफलता हो गई, यह विद्रोह जो है वह असफल रहा। और असफल होने का रीजन क्या था, इसकी असफलता का कारण क्या था? तो इसकी असफलता का कारण था संगठन का अभाव। ठीक है, फिर इसकी असफलता का कारण था ठोस कार्य योजना का अभाव। फिर इसकी असफलता का कारण था बृहद पैमाने पर समर्थन न मिलना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास न हो पाना। बड़े सारे नेता थे, बड़े सारे जो वीर योद्धा थे, उन्होंने इसमें भाग लिया, लेकिन किसी ने भी एक जगह बैठ करके, एक साथ बैठ करके कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई। आपने देखा कि यह जो विद्रोह है यह अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं पर 12 मई को हो रहा है, कहीं पर 10 मई को हो रहा है, कहीं 5 जून को हो रहा है, कहीं 4 जून को हो रहा है। तो इस तरह से विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हो रहा है। फिर आप क्या देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में जब यह विद्रोह भड़क रहा होता है तो कुछ क्षेत्रों में यह विद्रोह भड़क रहा होता है तो बाकी क्षेत्र बिल्कुल शांत बैठे हैं। जैसे जब अवध में विद्रोह चल रहा है, जब झांसी में विद्रोह चल रहा है, तो पंजाब के सैनिक, फिर गोरखा सैनिक, ये लोग जाकर के विद्रोह का दमन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सारे सैनिकों ने भी इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो अब जब यह विद्रोह असफल हो गया, इस तरह के सुधार कर दिए गए, इस तरह से भारत पर और ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट शिकंजा कसने का प्रयास किया गया, जब भारतीय सेना को भी अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीयता के आधार पर जो कंपनी का नाम है वो देने का प्रयास किया गया ताकि सेना में भी एकजुटता की भावना नहीं आ सके। फिर बहुत सारे जो वर्ग थे उन सभी वर्गों को लड़ाकू वर्ग घोषित कर दिया गया और कुछ वर्गों को गैर लड़ाकू वर्ग घोषित कर दिया गया। गैर लड़ाकू और लड़ाकू वर्ग सेना में इसलिए घोषित किया गया कि जिस क्षेत्र के लोगों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था तो उस क्षेत्र के लोगों को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और
जो लोग सरकार के साथ थे यानी कंपनी के साथ थे और विद्रोह को दबाने में अपना योगदान दिया था, जैसे गोरखा हो गए, जैसे सिख हो गए, मतलब पंजाब सैन्य रेजिमेंट हो गया, तो इन सारे लोगों को लड़ाकू जाति घोषित करके सेना में ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या को बढ़ाया गया। तो इस तरह से क्या किया गया कि भारत में एक तरह से फूट डालने की कोशिश की गई, भारत को एक तरह से तोड़ने का प्रयास किया गया कि भारत अभी तक जो टूटा हुआ है अलग अलग रियासतों में, तो अब भारत इन मानसिकता में भी टूट जाए कि वह गैर लड़ाकू जाति है और यह लड़ाकू जाति है। भारत में कुछ इस तरह की मानसिकता बन जाए, भारत कुछ इस तरह से बिल्कुल अलग अलग हो जाए सभी लोग, ताकि भारत पे लंबे समय तक शासन किया जा सके। अब जब बुद्धिजीवियों ने इस चीज़ को देखा, अभी तक जो शिक्षित युवा वर्ग या बुद्धिजीवी इस विद्रोह से अपने आप को दूर रखे हुए थे, अब इन प्रावधानों के बाद उनको भी ऐसा लगा कि शायद यह कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ जा रहा है, यह कहीं ना कहीं भारत के दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तो अब उन लोगों ने इस चीज़ के लिए प्रयास किया कि अब जो राष्ट्रीय भावना है इसका विकास हो सके। अब लोग राष्ट्रीय भावना को विकसित करने का प्रयास करने लगे, राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने लगे, राष्ट्रीय भावना की बात करने लगे। फिर अब लोग यह समझने लगे कि सभी वर्गों का जब तक समर्थन नहीं प्राप्त होगा, जब तक सभी वर्ग साथ नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी सफल नहीं हो सकता। आज भी आप देखते हैं कि जब किसी मुद्दे के लिए आंदोलन किया जाता है, भले ही वो शांतिपूर्ण आंदोलन हो, तो हम आंदोलन को कैसे कहते हैं कि यह सफल रहा या असफल रहा। अगर आंदोलन में बहुत ज़्यादा भीड़ रही, बहुत सारे लोग आए, तो हम कहते हैं कि आंदोलन सफल रहा। और जब बहुत ज़्यादा भीड़ देखती है सरकार, तो सरकार भी उस बात को मानने को मजबूर हो ही जाती है। अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल आपके सामने है कृषि कानून का। आपने देखा कि जब कृषि कानून आया तो उसका व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ, और जब उतने सारे लोगों ने एक साथ मिलकर के विरोध किया, तो भले ही सरकार 1 महीने के बाद पीछे हटे, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि पूरा का पूरा जनमानस उस आंदोलन के साथ जुड़ गया। तो वह आंदोलन सफल रहा। फिर कुछ आंदोलन होता है जिसमें 10 लोग जाते हैं, 20 लोग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वह आंदोलन जल्दी से सफल नहीं हो पाता है, सरकार जल्दी से उस बात को नहीं मान पाती है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि कोई भी आंदोलन व्यापक कब बनता है, जब आप किसी व्यापक मुद्दे के लिए आंदोलन कर रहे हो। अगर आप बिहार के राजा हैं, या फिर बिहार तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, मान लेते हैं कि आप पटना के राजा हैं, और अब आपके कुछ बात जो है सरकार की वह आपके हित के खिलाफ जा रही है, तो आपने आंदोलन शुरू किया, तो बहुत ज़्यादा होगा तो पटना के लोग ही आपके साथ आ पाएंगे, इससे बाहर के लोग तो आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उसका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वही अगर आप पूरे बिहार की बात करते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, उसका अभाव है, आप उस आंदोलन के लिए जाते हैं, तो शायद पूरे बिहार का जनमानस आपके साथ जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह पूरे बिहार का मुद्दा हो गया, यह एक व्यापक मुद्दा हो गया। तो जब हम किसी व्यापक मुद्दे को लेकर के आंदोलन करते हैं, तो उसके सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वह व्यापक पैमाने पर लोगों के हित को साधने का काम करता है। तो इस आंदोलन ने, इस विद्रोह ने हमको यह भी सिखाया कि जब तक हम किसी व्यापक हित को लेकर के आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक सभी वर्गों का समर्थन शायद हमको प्राप्त ना हो, और जब तक सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, तब तक वह आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। फिर इस विद्रोह ने क्या किया कि एक तो सरकार का ढांचा बदल दिया। सरकार का ढांचा बदल दिया, सरकार का ढांचा बदल दिया कहने का तात्पर्य है कि अभी तक भारत पर किसका शासन था? शासन भले ही ब्रिटिशर्स का था, लेकिन वह शासन किस माध्यम से हो रहा था? तो वह शासन हो रहा था कंपनी के माध्यम से। अभी तक कंपनी सत्ता में थी, लेकिन अब इसने क्या किया कि कंपनी की सत्ता समाप्त कर दी गई, और अब जो भारत की सत्ता है वह सीधे सीधे किसके नियंत्रण में चली गई? तो ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में, यानी कि ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में चली गई। तो सरकार के ढांचे में परिवर्तित हो गया। फिर सरकार की नीतियों में भी परिवर्तन लाया इसने सरकार की नीतियों में परिवर्तन ला दिया। अभी तक
जो भारत का शासन चल रहा था तो उसमें क्या चल रहा था, कंपनी का शासन है, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, तो कंपनी कभी हड़प नीति ला रही है, कभी सहायक संधि ला रही है, और कभी जब जिस राज्य पर मन हो उस राज्य पर अपना अधिकार कर ले रही है। लेकिन अब इसने क्या किया कि सरकार की नीति इस मामले में परिवर्तित हो गई। अब सरकार ने क्या कहा, महारानी का घोषणा पत्र क्या कहता है कि देशी रियासतों को अपनी यथास्थिति बनाए रखना दिया जाएगा, यानी कि देशी रियासत जो है वह अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे। अब किसी का विलय जो है वह ब्रिटिश सरकार के अंदर, मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं होगा। जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार है उसको रोक दिया गया। फिर यह भी कहा गया कि हम किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह भी कहा गया कि भारतीयों को उनकी आज़ादी के साथ जीने का हक दिया जाएगा। यह भी कहा गया कि सभी भारतीयों के लिए एक कानून बनाया जाएगा और उसी तरह से उसी एक कानून से भारत को शासित करने का प्रयास किया जाएगा। तो सरकार की इन सारी नीतियों में परिवर्तन हो गया। फिर आप धीरे धीरे देखते हैं कि जब नीतियां ही परिवर्तित होती जाती है, तो आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि किस तरह से अलग अलग अधिनियम आते हैं, चाहे वो 1892 का हो, चाहे वो 1919 का हो, चाहे वो 1909 का हो, चाहे 1935 का हो। तो किस तरह से धीरे धीरे भारत में जो है अब भारतीय सरकार में आने लगे, सरकार में चुने जाने लगे। भले ही उनको बहुत ज़्यादा अधिकार न मिला हो, लेकिन अब भारतीय भी शासन में आने लगे। तो ये सब इसके दूरगामी परिणाम थे। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी, और बाद में देखते हैं कि जब लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए तो आप देखते हैं कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है, और फिर जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है वह अलग तरीके से, अलग गति से, अलग जोश के साथ चलना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है? तो ये रहा आपका 1857 का विद्रोह की पूरी कहानी। अब आपको यहाँ जो भी सवाल हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।